सुनाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस के संकट से देश को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। यह आर्थिक पैकेज न सिर्फ भारत को कोरोना के संकट से बाहर निकालने में मदद करेगा, बल्कि इसके दम पर भारत आत्मनिर्भर भी बन पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से साफ है कि देश में चौथा लॉकडाउन भी लागू होगा। लॉकडाउन 4 अब आने ही वाला है, लेकिन लॉकडाउन 4 जब आएगा तो यह बिल्कुल नए रंग और रूप में आएगा और इसके नियम भी पहले के लॉकडाउन से बिल्कुल अलग होंगे। यानी लॉकडाउन 4 लॉकडाउन 3 से बिल्कुल अलग होगा। अब आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए कि कोरोना वायरस से हाल फिलहाल आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है और अब आपको इस वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा। यह अब लंबे समय तक आपके जीवन के साथ चलेगा। कुल मिलाकर भारत के लोगों को अब वायरस से बचना भी होगा और आगे भी बढ़ना होगा। एक मशहूर कहावत है कि किसी भी संकट को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोरोना वायरस पिछले 100 वर्षों में दुनिया पर आए सबसे बड़े संकटों में से एक है और भारत इस संकट को व्यर्थ नहीं जाने देगा। भारत आत्मनिर्भरता का नया इतिहास लिखने के बहुत करीब है और भारत के 135 करोड़ लोग कैसे इस इतिहास का हिस्सा बनेंगे, ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले अपने संबोधन में 2-3 बातों पर बहुत ध्यान दिया है। पहला, उन्होंने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि लोकल शब्द पर खास जोर देना पड़ेगा। अब आगे का जो रास्ता है वो लोकल में छिपा है, सब कुछ लोकल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपको लोकल को लेकर वोकल होना होगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है आज कि अब आपका जीवन सिर्फ कोरोना वायरस के आसपास नहीं घूमेगा, बल्कि इसे साथ लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। यानी अब अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना होगा, अब जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। तो आज हम इस पूरे भाषण का विश्लेषण आपके लिए करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं और इस भाषण के बाद, इस ऐलान के बाद आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इसके बाद हम इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले जाकिर नाइक की बात करेंगे। जाकिर नाइक ने इस्लामिक देशों को एक सुझाव दिया है और वो ये कि ये देश ऐसे तमाम गैर मुसलमानों का एक डेटा बैंक बनाएं जो इस्लाम में कही गई बातों से सहमत नहीं है, जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों का डेटा बनाएं, ऐसे पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, नेताओं का। जाकिर नाइक ने यह भी कहा है कि ये इस्लामिक देश ऐसा कानून भी लाएं जिसके तहत इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। और जब भी ये जो डेटा बैंक बनेगा, उन्होंने ये भी कहा है कि ये डेटा बैंक भारत में भी बनना चाहिए। तो यानी जैसे मान लीजिए उन्होंने मेरा नाम इस डेटा बैंक में डाल दिया और अगर मैं किसी इस्लामिक देश में गया किसी काम से, तो वहीं मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। यह जाकिर नाइक का सुझाव है और उसने ये भी कहा है कि कुछ लोगों के साथ जब ऐसा करेंगे तो बाकी के सारे लोग डर जाएंगे और ये इस्लाम के खिलाफ बात करना बंद कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा, इन बातों से साफ है कि केरल में हमारे खिलाफ जो एफआईआर हो रही है, देश भर में जो ये एफआईआर पत्रकारों के खिलाफ होने का सिलसिला है और ये जो जिहाद पर बात करने के लिए जिस तरह से हमारा विरोध हो रहा है, उसका आइडिया कहां से आया है। ये आइडिया जाकिर नाइक से आया है। आज हम जाकिर नाइक और भारत के जिहादियों के इस नेक्सस का भी आपके सामने खुलासा करेंगे और आखिर में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कौन कौन से देश अब लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं और वहां लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद क्या हालात हैं, कैसे अब इन देशों में कोरोना वायरस की सेकंड वेव सबसे बड़ा खतरा बन गई है और हम यहां से क्या सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र के नाम 5वां संदेश दिया। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब 10% है। 20 लाख करोड़ का ये राहत पैकेज छोटे से लेकर बड़े उद्योगों तक, मजदूरों से लेकर किसानों तक हर तबके की बेहतरी में मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी देंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई से देश में लॉकडाउन 4 का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन इसका रंग रूप बदला हुआ होगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों के आत्मनिर्भर होने के संकल्प से देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भरता के लिए 5 पिलर का जिक्र किया। पहला पिलर इकोनॉमी, दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, पांचवा पिलर डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संकल्प शक्ति का जिक्र करते हुए N95 मास्क और PPE किट के मामले में आत्मनिर्भर होने का उदाहरण दिया। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख PPE और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के 49वें दिन आज देश में यात्री ट्रेन दौड़ने लगी। दिल्ली से पहली ट्रेन बिलासपुर के लिए शाम 4 बजे रवाना हुई। आज 8 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत होनी है। इनमें से कुछ रवाना हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। इनमें नई दिल्ली से बिलासपुर स्पेशल के अलावा हावड़ा से नई दिल्ली, राजेंद्र नगर से नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, बेंगलुरु से नई दिल्ली से बेंगलुरु, मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए ट्रेन शामिल हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है पैसेंजर को कि वो अपना लाइट लिनन लेके आए। खाना भी वो अपना खुद ला सकता है, लेकिन कुछ खाने की व्यवस्था ट्रेन के अंदर रहेगी, वो पेमेंट बेसिस पे होगा। लॉकडाउन की वजह से मार्च में यात्री ट्रेन बंद थी। अब रेलवे ने दिल्ली से 15 रूटों पर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अप और डाउन के लिहाज से इन ट्रेनों की संख्या 30 होगी। कोरोना की वजह से रेल यात्रा की तस्वीर बदली हुई दिखी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 90 मिनट पहले पहुंचना पड़ रहा है। स्टेशन पर स्क्रीनिंग भी हो रही है। यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ट्रेन में अब कंबल और चादर नहीं दिए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के मिशन वंदे भारत का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। दूसरा चरण 7 दिन यानी 22 मई तक चलेगा। इस दौरान 31 देशों से एयर इंडिया की 149 फ्लाइट्स आएंगी। पहले चरण में 6,527 भारतीय देश लौट चुके हैं। पिछले हफ्ते तक कुल 68,000 भारतीयों ने वंदे भारत मिशन के तहत वतन वापसी के लिए आवेदन दिया था। लॉकडाउन के बाद देश भर में फंसे 6 लाख से भी ज्यादा मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक 1 मई से अब तक 542 श्रमिक ट्रेनों के जरिए 6,48,000 मजदूरों को उनके राज्य में पहुंचाया गया है। सरकार ने ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए हर दिन 100 श्रमिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सोमवार से हर श्रमिक ट्रेन में 1200 की जगह 1700 लोगों को पहुंचाया जा रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लिए 221 श्रमिक ट्रेन, जबकि बिहार के लिए 117 श्रमिक ट्रेन चलाई गई हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार हो गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,604 नए मामले आए हैं, जबकि संक्रमण से 87 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 70,756 पहुंच गई है। अब तक 2,293 लोगों की मौत हुई है, जबकि 22,455 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट बढ़कर 31.73% हो गया है।
केंद्र सरकार के मुताबिक फरवरी में देश में कोरोना की जांच के लिए सिर्फ 1 लैब थी। अब ये संख्या बढ़कर 484 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में सिर्फ 0.41% कोरोना के मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 1.2% मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। वहीं मरीजों की 2% से थोड़ी ज्यादा संख्या आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से जंग में नर्सों की भूमिका की भी तारीफ की। जो भी हम लोगों को सफलता अभी तक मिली है दुनिया के मुकाबले बेहतर सफलता, उसमें हमारी इन बहनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 406 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7,233 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 73 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 मई के बाद लॉकडाउन खोलने को लेकर दिल्ली की जनता से राय मांगी है। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? दिल्ली में कोरोना से संक्रमित पिज्जा डिलीवरी बॉय अब ठीक हो गया है। उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली में शाहदरा के एडिशनल डीसीपी रोहित राजबीर सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। मुंबई के धारावी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई है। धारावी में कोरोना के 46 नए मरीज सामने आए हैं। धारावी में अब तक 962 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 31 की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 23,401 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 868 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दी है। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते 17,000 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,500 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल 3,573 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 80 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि गाजियाबाद में 2 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फेस कवर करिए, चाहे मास्क से करिए, चाहे गमछे से करिए, रुमाल से करिए, दुपट्टे से करिए, लेकिन अपने फेस को, मुंह को और नाक को कवर करिए। अगर आप संक्रमित हैं तो दूसरों को संक्रमित नहीं करेंगे, और अगर आप संक्रमित नहीं हैं, दूसरों से संक्रमित होने से बचेंगे। देश में महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में कोरोना के कुल 8,541 संक्रमित मरीज हैं, जबकि 513 की मौत हुई है। तमिलनाडु में 8,002 संक्रमित मरीज हैं, 53 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,988 पहुंच गई है, जबकि 113 लोगों की मौत हुई है। वहीं मारुति सुजुकी ने ऑटो सेक्टर को राहत देते हुए हरियाणा के मानेसर प्लांट में कारों का प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के बाद आगे का रोड मैप क्या होगा इसके बारे में आप सबको बताया। और पूरा देश आज सुबह से ही, जब से यह ऐलान हुआ कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी आपसे बात करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तब से ही लोग बेचैन थे ये जानने के लिए कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। लॉकडाउन जारी रहेगा या लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा, हटाया जाएगा तो किन शर्तों पर हटाया जाएगा, और अब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या करने वाली है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। और आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, जो संबोधन दिया, उसका विश्लेषण आप चाहते होंगे कि हम करें, तो हम उसका विश्लेषण आपके लिए करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि अब आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप इस संबोधन की 3 बड़ी और सबसे अहम बातों को समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संकट की इस घड़ी का भारत को फायदा उठाना होगा। और फायदा कैसे उठाएगा भारत जैसा देश? वो उठा सकता है आत्मनिर्भर बनकर। चाहे कुछ भी हो, चाहे पीपीई किट्स बनाने की बात हो, चाहे N95 मास्क बनाने की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो। अब भारत को आत्मनिर्भर होना होगा, और इस हद तक होना होगा जिस हद तक इससे पहले देश कभी नहीं हुआ। वही अब आगे का रास्ता है। इसके लिए अपनी क्वालिटी को सुधारना होगा और अपनी सप्लाई चेन को सुधारना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीब 33 मिनट के संबोधन में
26 बार आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया है। यानी आज जो उनका पूरा फोकस था वो था भारत के आत्मनिर्भर बनने पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब आगे का रास्ता लोकल में छिपा है। भारत को स्वदेशी के दम पर, लोकल के दम पर आत्मनिर्भर बनना होगा और लोकल के प्रति वोकल होना होगा। आपके आसपास जो भी लोकल व्यवस्था है, लोकल अर्थव्यवस्था है, लोकल दुकानें हैं, आपकी अपनी चाहे ट्रांसपोर्ट की लोकल व्यवस्था हो, आपके आसपास जो भी लोकल बन रहा है या आपको जो सर्विसेज लोकल मिल रही हैं, आपको उन्हीं को बढ़ावा देना होगा। आपकी जो लोकल कंपनियां हैं, आपका जो लोकल किराने वाला है, आपके जो लोकल लोग हैं जो आपको सेवाएं देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सब को आपको बढ़ावा देना होगा। यानी जितना हो सके हमें भारत में बने लोकल प्रोडक्ट्स और उसमें भी हाइपर लोकल सेवाओं का इस्तेमाल करना होगा, लोकल को प्रमोट करना होगा। इसलिए जो दूसरा शब्द है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए आत्मनिर्भर के बाद, वो है लोकल। और इसी में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, इसी में बहुत सारे संकेत और इशारे छुपे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग व्यवसायी होंगे, आप में से बहुत सारे लोग अपना काम करते होंगे, या आप अपने जीवन पद्धति कैसे बदलेगी उसके बारे में सोच रहे होंगे। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए, आने वाले समय में आत्मनिर्भरता और लोकल, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपका जीवन सिर्फ कोरोना वायरस के आसपास ही नहीं घूमता रह जाएगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह वायरस अभी हाल फिलहाल आपके जीवन से जाने वाला नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे होंगे कि ये महीने, 2 महीने, 4 महीने की बात है, तो ये सब गलत है। अब कोरोना वायरस आपके देश में अगर आ गया है तो लंबे समय तक ये आपके घर में, आपके देश में मेहमान बनकर रहने वाला है। वैसा मेहमान जिसको आप चाहते हैं कि चला जाए, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। इसलिए आपको कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। अब यह आपकी जीवन पद्धति में शामिल हो जाएगा। और अब आपको जो करना होगा वो ये कि आप मास्क भी पहनेंगे, आप 2 गज की जो दूरी है यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, और ये सब कुछ करते हुए आप अपना काम भी जारी रखेंगे और आपके जो टारगेट्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उन्हें भी आपको वैसे ही हासिल करना होगा। यानी आपको अपना जीवन बचाना भी है और अब इसे आगे बढ़ाना भी है। अब और दिनों तक आप घर में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। इंतजार खत्म हुआ और अब आपको यह सोचना है कि घर से बाहर निकलना है, अपने आप को कोरोना से बचाना भी है और अपने सारे काम करने हैं और सुरक्षित वापस घर भी आना है। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री के संबोधन का वो अहम हिस्सा सुनिए जिसमें उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र देश को दिया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस बात का इंतजार था लोगों को वो ये कि अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। हम बता दें आपको कि प्रधानमंत्री ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। वो अलग अलग उद्योगों के लिए, अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मछुआरे हों, या फिर और किसी संगठित या गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, सबको उसमें कुछ ना कुछ दिया जाएगा। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज बहुत बड़ा माना जाएगा क्योंकि भारत की जीडीपी का लगभग 10% ये है। आगे हम आपको ये बताएंगे कि इस पैकेज से आपको क्या फायदा हो सकता है और इस पैकेज से जो अर्थव्यवस्था के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि अब नीचे जा रही है, वो कैसे संभल सकती है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने को लेकर क्या कहा है। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है।
इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि इस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का फायदा देश के आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा। इसका फायदा मुख्य तौर पर 3 वर्गों को मिलेगा। पहला वर्ग उन श्रमिकों का और उन गरीब लोगों का है जो इस कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, जो गरीब तबका है, जिसको आपने अभी बड़े बड़े शहरों से अपने गांवों की तरफ पलायन करते हुए देखा है, सबसे ज्यादा वही वर्ग प्रभावित हुआ है और हमें सबसे पहले उसी वर्ग की मदद करनी चाहिए। इससे पहले भी सरकार ने इस वर्ग के लिए कुछ राहत पैकेज की घोषणा की थी और उसके तहत गरीबों और श्रमिकों को उनके जनधन खातों, आधार कार्ड और मोबाइल फोन के जरिए ये राहत, ये रकम पहुंचाई जा सकती है। इसे आप जैम कहते हैं, JAM। जैम से मतलब है जे से हुआ जनधन अकाउंट, ए से हुआ आधार कार्ड और M से हुआ मोबाइल। यानी ये जो वर्ग है, इसे जैम के जरिए आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। हो सकता है इनके बैंक अकाउंट में पैसा दे दिया जाए, इनको कुछ आर्थिक मदद इस तरीके से दे दी जाए जहां पर इनके या तो सीधे जनधन अकाउंट में पैसा जाएगा या फिर मोबाइल के जरिए या किसी भी तरीके से इन तक कुछ ना कुछ राहत पैकेज पहुंचे। दूसरा वर्ग होगा मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा वाले लोग। इस वर्ग को टैक्स और EMI में राहत दी जा सकती है, इंटरेस्ट रेट्स में राहत दी जा सकती है। संभव है सरकार लोन पर ब्याज चुकाने की सीमा कुछ और आगे बढ़ा दे, आपको अगले 6 से 12 महीनों के लिए ब्याज चुकाने से राहत मिल जाए, या ब्याज का जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपका जो ब्याज का जो रेट है आपके लोन पर, उसे कम कर दिया जाए। इसलिए आपको जो राहत मिल सकती है वो मिलेगी टैक्स के रूप में, आपने जो लोन लिया हुआ है उस पर राहत के रूप में, इंटरेस्ट रेट कम करके, या आपको EMI जो आपकी जाती है उसमें आपको कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा उद्योग जो हैं, उद्योगपतियों को और अलग अलग क्षेत्र के उद्योगों को भी राहत पैकेज के जरिए कुछ मदद की जाएगी ताकि कोरोना के बाद उद्योग धंधों को आगे बढ़ने में आसानी हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो इशारा छिपा हुआ है प्रधानमंत्री का, वो ये है कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है? जब भारत अपनी सारी जरूरत का सामान अपने ही देश में बनाए। ना सिर्फ अपनी जरूरत का सामान, बल्कि दुनिया की जरूरत का सामान भारत अपने देश में बनाए खुद।
यानी उनका इशारा, उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया, इससे पहले दुनिया भर की जो फैक्ट्री थी वो चीन हुआ करती थी, क्योंकि चीन में दुनिया भर का सामान बनता था, क्योंकि वहां लेबर बहुत सस्ता है, वहां कॉस्ट बहुत सस्ती है। लेकिन अब यह भी सही है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर जाना चाहती हैं। अब वो बाहर कहां जाएंगी, इसका भारत को फायदा उठाना होगा। और इससे पहले जो चीन पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब बना हुआ था, अब भारत को प्रोडक्शन हब बनना होगा और उसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा और सब कुछ यहीं पर बनाना होगा। यह इशारा है, यानी प्रोडक्शन अब भारत में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। इससे पहले सरकार गरीबों और श्रमिकों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लोगों को कई तरह की राहत अभी तक दी है, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ाया जाएगा और इससे और ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो अभी तक आपको राहत पैकेज मिला है वो इसी 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का हिस्सा माना जाएगा। इस 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से भारत की वित्त मंत्री आने वाले दिनों में ऐलान करेंगी, अनाउंसमेंट्स करेंगी और आपको बताएंगी कि किस किस को किस रूप में, किस योजना के तहत यह राहत मिलेगी। आज प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं, सिर्फ ऐलान किया है। लेकिन इसके बारे में जो बड़ी बातें जानकार बता रहे हैं उसके मुताबिक उद्योगों को टैक्स में रियायत दी जा सकती है, कारोबारियों को जीएसटी में छूट दी जा सकती है, आम लोगों के लिए आयकर में यानी इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है, जिसमें आप मिडिल क्लास लोगों को राहत मान सकते हैं। जिसे जो लोग बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे उन लोगों को बैंक से क्रेडिट गारंटी मिल सकती है, यानी आप लोन लेने जाएंगे तो आपको कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। हो सकता है कि प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए सरकार से अप्रत्यक्ष तौर पर कोई राहत मिले। यह भी हो सकता है कि कर्मचारियों की भविष्य निधि में सरकार से कोई सहयोग मिल जाए। इस आर्थिक पैकेज में किसानों के लिए सिंचाई और उनके खाद और बीज पर कोई बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करना है, इसलिए हो सकता है कि किसानों के उत्पाद बेचने का जो अभी तक तरीका रहा है और जो जरिया रहा है उसमें भी आर्थिक पैकेज की बड़ी रकम लगा दी जाए। इसके अलावा कोरोना वायरस के संकट काल में जो नए उद्योग भारत में लगेंगे उन्हें भी कई तरह की छूट दी जा सकती हैं और जो दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए, ताकि वो भारत में आए, अपने उद्योग, अपनी फैक्ट्रियां यहीं पर लगाएं, उन्हें भी कई तरह की छूट और राहत दी जा सकती हैं ताकि वो हमारे देश में आ जाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसी बात पर जोर दिया है कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है। आर्थिक पैकेज के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि कमजोर तबके के लोगों यानी गरीब मजदूरों को सीधे सहायता शायद दे दी जाए, लेकिन अभी हमारे पास इससे ज्यादा और कोई डिटेल्स नहीं है। हमने भी अलग अलग एक्सपर्ट से बात की है, अर्थशास्त्रियों से बात की है और जो लोगों ने हमें बताया कि क्या क्या हो सकता है वही हम अभी आपको बता रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ उसके बाद हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बात की कि इसका मतलब क्या निकाला जाए। हमने इस भाषण को खुद भी 2-3 बार पढ़ा, तो कुल मिलाकर ये बातें सामने आ सकती हैं। अब लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लोन पर आपको बल देना होगा। आज प्रधानमंत्री ने जिस शब्द पर आत्मनिर्भरता के बाद जिस शब्द पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है लोकल, और आपसे कहा है कि अब आपको लोकल के लिए वोकल होना होगा। इसका अर्थ यह है कि यह मिशन भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बना सकता है। यह कैसे बनाएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का यह अहम बयान सुनिए। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की,
उन पर गर्व किया तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। प्रधानमंत्री ने आज यह भी कहा कि आने वाले समय में, यानी आप जो समय अब आएगा, उसमें भारत का भविष्य 5 स्तंभों पर टिका होगा। और ये 5 स्तंभ हैं: अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड एंड सप्लाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के मामले में अब भारत को बड़ी छलांग लगानी होगी, यानी क्वांटम जंप की वो बात कर रहे हैं। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री ने जो फॉर्मूला आपको अभी बताया है, ये बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, आपको बोर करने के लिए नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि आपका जो भविष्य है, अब आने वाले दिनों में जो आपका जीवन है, वो इसी फॉर्मूले के आसपास चलेगा। आपको चाहिए फॉर्मूला पसंद आए या ना आए, हो सकता है आपको पसंद ना भी आ रहा हो, लेकिन अब आपका जीवन इसी के आसपास घूमने वाला है। इसलिए हमारी आपको राय यह है, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से डिकोड कर लीजिए और फिर इसे अपने जीवन में अपना लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका जीवन
आपके काम करने का तरीका, हमारे देश की सप्लाई चेन, हमारे देश में जिस तरीके से प्रोडक्शन होता है, जिस तरीके से सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, वो सब कुछ बदलने वाला है। और आपके लिए ये उतना अच्छा होगा जितना जल्दी आप इस नए सिस्टम को समझ लेंगे। लॉकडाउन का इस समय तीसरा चरण चल रहा है, थर्ड फेज, और आप सबको यही उम्मीद रही होगी कि अब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, या बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि अब न जाने आगे क्या होने वाला है। अब तक लॉकडाउन के 49 दिन बीत चुके हैं और आप 49 दिनों से अपने अपने घरों में हैं, या जो लोग नहीं भी हैं वो भी बहुत थोड़ा पार्शियल काम कर पा रहे हैं, 20, 25, 30% आप काम कर पा रहे हैं। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त होने वाला है और अब लॉकडाउन 4 की बात चल रही है। क्या इसके बाद भी कोई लॉकडाउन 4 होगा या नहीं? तो पहली बात यह है, लॉकडाउन 4 होगा और जरूर होगा। आज प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बता दिया है कि वो आएगा। साफ कह दिया कि कोरोना लंबे वक्त तक आपके जीवन का हिस्सा अब बना रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ कोरोना के आसपास अपने जीवन को उलझाकर बैठ जाएं और कोरोना की वजह से काम करना बंद कर दें। हम कोरोना के साथ जिएंगे और इसके साथ साथ अपने लक्ष्यों को भी हासिल करेंगे। लॉकडाउन 4 के बारे में आज प्रधानमंत्री ने आपको क्या बड़े संकेत दिए हैं, पहले आप ये देख लीजिए। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने 2-3 बातें स्पष्ट कर देते हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये बस कुछ हफ्तों या कुछ महीनों की बात है और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो हम आपकी ये गलतफहमी दूर कर दें। आपको जानकर बुरा तो बहुत लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। कोरोना वायरस अब आपके जीवन के साथ ऐसे ही काफी लंबे समय तक चलेगा, इससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यह होगा कि अब आप अपने जीवन को कोरोना वायरस के हिसाब से बदल लीजिए, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। और वही प्रधानमंत्री आपको कह रहे हैं, लॉकडाउन 4 जो आएगा वो आएगा, यानी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन 4 लॉकडाउन 3 से बिल्कुल अलग होगा, एकदम नए रंग, नए रूप और नए नियमों के साथ होगा, क्योंकि अब चुनौतियां बिल्कुल अलग होंगी। इसलिए इसे लॉकडाउन तो कहा जा रहा है, लेकिन हो सकता है यह असल में पार्शियल लॉकडाउन हो या लॉकडाउन को धीरे धीरे फेजेस में खोलने की एक प्रक्रिया हो। लॉकडाउन 3 में भी आपने देखा कि बहुत सारे आपको रिलैक्सेशंस मिले थे, बहुत सारी छूट मिली थी। हो सकता है लॉकडाउन 4 में इससे भी ज्यादा आपको छूट मिल जाए, लेकिन लॉकडाउन जरूर रहेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो बातें आपको कही हैं वो ये है कि अब आप कोरोना वायरस के हिसाब से अपनी दिनचर्या जो है जीवन की, उसको आप ढाल लीजिए। अब आपको वर्क फ्रॉम होम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना है। अब आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम करना है, आपको मास्क पहनकर ही काम करना है, टेक्नोलॉजी के जरिए आपको काम करना है। बिजनेस ट्रिप्स जैसी कोई चीज अब शायद नहीं रहेंगी। एक दूसरे से पर्सनली जाकर जो मीटिंग करते थे लोग, वो भी शायद अब लंबे समय तक बंद रहेंगी। इसलिए अब आप वर्चुअल मीटिंग्स के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है
जो भी ऐसे उद्योग धंधे हैं या जो लोग हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकते हैं, उन उद्योगों, उन काम से जुड़े हुए हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। उन्होंने क्वालिटी बढ़ाने की बात कही है, सप्लाई चेन को सुधारने की बात कही है और लोकल पर जोर दिया है। लोकल, तो अब चाहे आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, लोकल मार्केट हो, लोकल सर्विसेज हो, सब कुछ जो लोकल रहेगा वही अब भविष्य का फॉर्मूला है, इसे आप समझ लीजिए। इसके अलावा उन्होंने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की है वो हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से आपको राहत मिलेगी। हालांकि आने वाले दिनों में सरकार उसके बारे में और स्पेसिफिक ऐलान करेगी, तब आपको पता चलेगा कि इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जो हमारे देश के श्रमिक हैं, जो हमारे देश के किसान हैं, जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसे सबसे पहले राहत दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 20 लाख करोड़ रुपए के जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, ये भारत की जीडीपी का कुल 10% है, लेकिन ये पाकिस्तान की कुल जीडीपी का करीब 83% है। पाकिस्तान की कुल जीडीपी सिर्फ 24 लाख करोड़ है, तो 24 लाख करोड़ रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह राहत पैकेज कितना बड़ा है, यानी इसमें लगभग पाकिस्तान की पूरी जीडीपी समा जाएगी हमारे देश की राहत पैकेज में। यह फर्क है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और महत्वपूर्ण बात कही और वो ये कि लॉकडाउन के बाद का जो भारत होगा, लॉकडाउन के बाद का भारत कर्तव्य, कर्मठता और कौशल के दम पर आगे बढ़ेगा। यानी भारत के लोगों को कर्तव्यों का पालन करना होगा, कर्मठता को अपनाना होगा और अपने कौशल को और ज्यादा निखारना होगा। भविष्य की कुंजी यही है और इसी के दम पर भारत को आगे बढ़ना होगा। और अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जो कुंजी हमने आपको बताई है, ये जो फॉर्मूला हमने आज आपको बताया है, इस फॉर्मूले को डिकोड करिए और फिर इसे अपने जीवन में ढाल लीजिए, तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब वर्ष 2020 की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर के लोगों ने इस बार ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जैसे कि उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा उन्होंने अपने जीवन में ऐसा संकट का काल कभी नहीं देखा। बहुत सारे लोग तो मजाक में यहां तक कह रहे हैं कि क्या 2020 को अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल किया जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष जीवन सिर्फ एरर्स यानी गलतियों का ही एक नाम बनकर रह गया है। 2020 की सच्चाइयों को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हम अपना जीवन जीने का तरीका अब जरूर बदल सकते हैं और बदलना भी चाहिए। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये वर्ष पैसे बचाने और कमाने का नहीं, बल्कि सिर्फ अपने परिवार और जीवन को बचाने का साल है। प्रॉफिट भूल जाइए, फायदा, नुकसान, नफा सब भूल जाइए, अपनी जान बचाइए और अपने परिवार की जान बचाइए। सबसे बड़ी बात यही है। दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत भी अब लॉकडाउन से एग्जिट करने वाले क्लब में शामिल हो गया है। धीरे धीरे एग्जिट कर रहा है लॉकडाउन से, लेकिन बड़ी जनसंख्या की वजह से भारत के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। जो छोटे छोटे देश हैं, स्पेन जैसे जो देश हैं, या जर्मनी जैसे जो देश हैं, या फ्रांस जैसे देश हैं, ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, वो बहुत छोटे देश हैं। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो भारत के मुकाबले बहुत कम है। भारत के 1 या 2 शहर में वो पूरा देश समा जाएगा, एक राज्य में पूरा देश समा जाएगा। इसलिए वहां जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो जरूरी नहीं कि हमारे ऊपर भी वही फॉर्मूले लागू हों। इसलिए बड़ी बात अब यह है कि भारत जब लॉकडाउन से एग्जिट करेगा तो क्या भारत में भी वही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो बाकी देशों में मिल रहे हैं, या भारत में कोरोना की जो रफ्तार है वो और बढ़ जाएगी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। ब्रिटेन में लॉकडाउन में काफी रियायतें पहले से ही दे दी गई हैं। अब लोगों को घर से बाहर निकलकर जिम जाने और पार्कों में जाने की इजाजत मिल गई है। अब लोग जिम जा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, पार्क्स में जाकर वॉक कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े लोगों को दफ्तर आने के लिए कह दिया गया है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। लोगों को अपनी प्राइवेट गाड़ियों, पैदल या फिर साइकिल से ही ऑफिस आना होगा। दूसरे फेज में 1 जून से ब्रिटेन में स्कूलों को भी खोलने की योजना बनाई गई है। यह सब तब हो रहा है जब कोरोना वायरस से होने वाली मौतों के मामले में ब्रिटेन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, तब भी लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है। लेकिन ब्रिटेन के पड़ोसी देश आयरलैंड में स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे और शादी विवाह जैसे तमाम समारोह की इजाजत जुलाई के बाद दी जाएगी। हर देश का अपना एक अलग फॉर्मूला है। जर्मनी में एक मशहूर फुटबॉल लीग को शुरू करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन यह टूर्नामेंट बिना दर्शकों के खेला जाएगा। लेकिन सरकार चाहती है कि अब वहां खेलकूद शुरू हो, स्पोर्ट्स शुरू हो, ताकि लोगों में एक नई भावना बाहर निकलने की हो और लोगों को लगे कि अब सब कुछ सामान्य हो रहा है।
जर्मनी के 16 राज्यों को धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल इन रियायतों पर फिर से ब्रेक लगा सकती हैं, इन्हें वापस ले सकती हैं। फ्रांस में छोटी दूरी की यात्राओं की इजाजत दे दी गई है। अब फ्रांस में छोटी दूरी की इन यात्राओं के लिए ट्रैवल परमिट की जरूरत नहीं है। फ्रांस को भी भारत की तरह अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। जो इलाके ग्रीन जोन में हैं, वहां प्राइमरी स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इनमें से सिर्फ 11 से 15 साल तक के बच्चे ही जा सकते हैं। यहां 15 से 18 साल तक के छात्रों को जून से पहले स्कूल जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि एक क्लासरूम में 15 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते। अब आप सोचिए, जब भारत में अगर ऐसी चीज आ जाए कि एक क्लासरूम में 15 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते, तो फिर क्या होगा। बेल्जियम में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन वहां भी 18 मई से स्कूल शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। शर्त यह है कि एक क्लासरूम में 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। बेल्जियम में 8 जून से कैफे और रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले 12 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में स्पेन दूसरे नंबर पर है, लेकिन 10 जून से स्पेन में भी बार्स और रेस्टोरेंट्स खुलने लगेंगे। इसके लिए शर्त यह है कि इन रेस्टोरेंट्स में क्षमता से 50% कम लोग ही आ पाएंगे। स्पेन में सितंबर से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। 26 मई से सिनेमा हॉल्स भी सीटों के मुकाबले सिर्फ 30% लोगों को प्रवेश देंगे। इटली इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित था, लेकिन अब वहां भी लॉकडाउन में रियायतें दी जा रही हैं। लोगों को घरों से बाहर व्यायाम करने की इजाजत दे दी गई है, वॉक करने के लिए जा सकते हैं। इटली में सैलून्स और रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं और लोगों को कम संख्या में अपने रिश्तेदारों के यहां, दोस्तों के यहां जाने की इजाजत भी दे दी गई है। पूरी दुनिया में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में आए हैं अभी तक, लेकिन अब वहां के भी 30 राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा करने पर अमेरिका में 1 जून तक हर रोज 3000 लोगों के मरने की आशंका है। चीन, हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देश भी या तो प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा चुके हैं या फिर धीरे धीरे ये प्रतिबंध अब वहां हट रहे हैं। दुनिया के अधिकतर देशों की यही दुविधा है कि लॉकडाउन से बाहर निकला जाए या लॉकडाउन में रहा जाए। कई देशों में जहां लॉकडाउन हटाया गया या फिर कुछ रियायत दी गई, वहां पर सेकेंड वेव का खतरा दिख रहा है। सेकेंड वेव का मतलब होता है कि अचानक से संक्रमण के मामले तब बढ़ने लगे जब सबको यह लगने लगता है कि संक्रमण कंट्रोल में आ गया है। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला था, वहां पर लॉकडाउन हटने के बाद पहला नया केस सामने आ गया है। वुहान में 76 दिन का लॉकडाउन था, जिसे 8 अप्रैल को हटाया गया था। 5 हफ्ते से वुहान में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया था, लेकिन अब वुहान के नए केस ने चीन को चिंता में डाल दिया है। चीन में संक्रमण के मामले कम होने के बाद घरेलू हवाई सेवा और रेल सेवा शुरू हो गई है। वहां पर 1 महीने से स्कूल, ऑफिस और फैक्ट्रीज भी धीरे धीरे अब शुरू हो रहे हैं, लेकिन पिछले 14 दिनों में चीन के 7 राज्यों में संक्रमण के नए मामले आए हैं और नए हॉटस्पॉट अब वहां बन रहे हैं। चीन में उत्तर कोरिया की सीमा से जुड़े शुलन शहर में 14 से ज्यादा नए मामले आने के बाद वहां पर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। इसी तरह से दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में सभी नाइट क्लब्स और बार्स को फिर से बंद करने का आदेश देना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर 29 वर्ष का एक ऐसा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया जो सोल के 3 नाइट क्लब्स में गया था। इससे बड़े संक्रमण का खतरा पैदा हो गया, यानी ये व्यक्ति 3 नाइट क्लब्स में गया और वहां जाकर न जाने कितने लोगों को इसने संक्रमित किया होगा। जब से दक्षिण कोरिया में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में छूट दी गई है, तब से अचानक वहां पर मामले बढ़ गए हैं। वहां पिछले कुछ दिनों में औसतन 30 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, जबकि पिछले करीब 1 महीने से औसतन 8 से 10 नए मामले आ रहे थे। इसी वजह से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि उनका देश वायरस संक्रमण की सेकेंड वेव के लिए तैयार रहे। अब हम आपको ईरान के बारे में बताते हैं। वहां पर भी लॉकडाउन के नियमों में धीरे धीरे रियायत दी जा रही है, क्योंकि उनके सामने दोहरी मुसीबत है। एक तरफ उनकी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है और दूसरी तरफ अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध हैं। इसलिए लॉकडाउन से बाहर निकलना ईरान की मजबूरी है, लेकिन इसकी वजह से ईरान के कई प्रांतों में कोरोना वायरस के नए मामले आ रहे हैं। ईरान के एक प्रांत में फिर से लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया और उस प्रांत के गवर्नर का कहना है कि लॉकडाउन हटने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
तो हमने आपको पूरी दुनिया का अपडेट दे दिया। पूरी दुनिया में हर देश अलग अलग फॉर्मूला अपना रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग लॉकडाउन से बाहर भी निकल रहे हैं वहां कई बार सेकेंड वेव के केस सामने आते हुए दिख रहे हैं। भारत में भी मामले कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत का क्या हाल है ये हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे, क्योंकि हम लॉकडाउन से बाहर तो निकल जाएं, लेकिन जिस गति से कोरोना वायरस के मामले भारत में बढ़ रहे हैं वो हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे। और ब्रेक के बाद एक और बड़ी बात हम आपको बताने वाले हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला जाकिर नाइक अब क्या कह रहा है वो हम आपको बताएंगे। जाकिर नाइक ने दुनिया के इस्लामिक देशों को सुझाव दिया है कि वो इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले गैर मुसलमानों का एक डेटा बैंक बनाएं और फिर इस डेटा बैंक के आधार पर इन गैर मुसलमानों को जब भी ये इस्लामिक देशों में जाएंगे उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। अब आपको यह आइडिया आ गया होगा कि ये पूरे देश में एफआईआर करने का जो आइडिया है ये कहां से आया है। इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। है वो अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस्ड आदमी ज़्यादा है वो अपना एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन एक तीसरी चीज़ और है जिसकी बड़ी आवश्यकता, विच इज़ अ मस्ट, वो क्या? टैलेंट इज़ अ थर्ड थिंग। टैलेंट की एक परिभाषा, टैलेंट आपके पास जन्म से होता है। टैलेंट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, एक्वायर नहीं किया जा सकता। मेरी इस बारे में बहस हो गई वाटन स्कूल से, उनके डीन से और से। उन्होंने कहा कि नो, देयर आर कोर्सेज वी गिव, 3 महीने में हम टैलेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हज़ारों डॉलर चार्ज करते हैं उसके। मैंने चैलेंज किया, मैं कहा बताइए, टैलेंट ट्रांसफ़र करके बताइए। नहीं जीत सके। टैलेंट आइदर यू हैव इन यू और यू डोंट हैव इन यू। और ये भी साथ में है कि हर आदमी, हर औरत के पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई टैलेंट ना हो। तो उस टैलेंट को उभार के लाने वाले को कोच हम कहते हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Coach is who? A person who helps you improve your performance. और दूसरा साथ साथ ये भी कि अच्छा कोच वो है जिसको ये पता है, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, कोच को ये पता है कि जो कुछ भी आपके अंदर स्किल है, ताकत है, हुनर है, कोच ये कभी नहीं कहता कि मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। अच्छा कोच केवल आपके अंदर जो है उसको केवल उभार के बाहर ला के आपको ही दिखाता है, देख भाई तेरे में ये स्किल है, तेरे में ये शक्ति है, तुम ये कर सकते हो। ये कोच सही मायने में। टीचर और कोच में बड़ा अंतर है। टीचर तो आपको बहुत सी बातें जिसका हमको ज्ञान नहीं होता वो भी सिखाता है, वो भी बताता है। कोच केवल आपके अंदर की बात निकाल के आपके सामने रखता है, और कहीं जहां आप थोड़ी गलती करते हैं तो उसमें वो बता देता है आपको। हालांकि जैसा आपने कहा कि जो आदमी है उसको भी अपनी गलती अच्छाई सब पता होती है, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर नहीं होगा कुछ तो कोई भी कोच आपको अच्छा प्लेयर या अच्छा परफॉर्मर, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो मैं ये बार बार कहता हूं हमारे डीएससी इसी शो में कि 3 चीज़ें ज़िंदगी में आवश्यक होती।
एक आपकी नॉलेज जो आप अपने कॉलेज में सब जगह यहाँ भी आए हुए हैं, आप सीखने के लिए आए हैं। जो लोग भारत में लॉकडाउन हटने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए हम कुछ आंकड़े आज पेश कर देते हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 70,000 के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 3600 नए केस आए हैं और 87 लोगों की मौत हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार 3 से 3,500 नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। कल सबसे ज्यादा 4,213 मामले सामने आए थे और अगर यही रफ्तार रही तो हम संक्रमण के कुल मामलों में बहुत जल्द चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। अब तक लॉकडाउन के 3 चरणों में संक्रमण की रफ्तार क्या रही और इस वायरस से भारत की लड़ाई कितनी कामयाब रही, यह हम आपको अब बताते हैं। लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का था। इन 21 दिनों में संक्रमण के मामले 500 से 10,000 के पार पहुंच गए। लॉकडाउन का दूसरा चरण 15 अप्रैल से 3 मई था। इन 19 दिनों में संक्रमण के मामले 10,000 से 40,000 पहुंचे। तीसरा जो चरण आया लॉकडाउन का 4 मई से 17 मई तक, जो अभी चल रहा है, अब तक 9 दिन में संक्रमण के मामले 40,000 से 70,000 पहुंच गए। बहुत जल्द ये 80,000 तक पहुंच जाएंगे। और आपको याद होगा चीन का जो आंकड़ा है वो है 83,000 का, यानी जैसे ही हम 83,000 के आंकड़े तक पहुंचेंगे हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। यानी भारत चीन को पीछे छोड़ देगा जैसे ही हम 83,000 को पार करेंगे। और जिस रफ्तार से हर रोज 3,500 4,000 नए मामले आ रहे हैं, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है और हम चीन को इस मामले में पीछे छोड़ देंगे। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर 4,000 मामले रोज आ रहे हैं और अगर ये भी बढ़ गए, अगर ये 4 से 5,000 6,000 10,000 रोज के हो गए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वायरस कितनी तेजी से देश में फैलेगा। मरीजों के ठीक होने की दर, जिसे रिकवरी रेट कहते हैं, उस मामले में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। लॉकडाउन के 3 चरणों में रिकवरी रेट जो है भारत का, वो 11% से बढ़कर 32% तक पहुंच गया है। यानी भारत में 100 कोरोना मरीजों में 32 लोग इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, जबकि भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर 3.2% के आसपास है। इसमें लॉकडाउन के 3 चरणों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये अच्छे संकेत हैं। यानी संक्रमण बढ़ तो रहा है, ज्यादा लोगों में हो रहा है, लेकिन जो मरने वालों की जो संख्या है वो उतनी ज्यादा हमारे देश में नहीं है। यानी जो मौत है, मृत्यु दर है, उसे हम कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है किसी भी देश की। भारत में कोरोना वायरस की वजह से अब तक लोगों को रेस्टोरेंट्स में बाहर जाकर खाना खाने की इजाजत अभी तक नहीं मिली है और बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में अब तड़प रहे हैं कि शॉपिंग मॉल्स कब खुलेंगे, सिनेमा हॉल कब खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे, हम बाहर जाकर खाना कब खा पाएंगे। लेकिन जब लॉकडाउन हटेगा तो भारत में भविष्य के रेस्टोरेंट्स की तस्वीर क्या हो सकती है, आज हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। संक्रमण से बचने के लिए नेदरलैंड्स के एक रेस्टोरेंट ने एक ग्लास केबिन का निर्माण किया है, जिसमें 2 से 3 लोग ही बैठ सकते हैं और ग्लास केबिन की वजह से एक टेबल पर बैठे हुए लोग आसपास मौजूद दूसरे किसी टेबल के लोगों से संक्रमित नहीं होंगे। इन रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले वेटर्स अपने हाथों में ग्लव्स पहने रहेंगे और चेहरे पर फेस शील्ड्स उन्होंने लगा के रखा होगा। आपने डॉक्टर्स को संक्रमण से बचाव के लिए ऐसे फेस शील्ड पहने हुए अब तक देखा होगा, लेकिन अब वेटर्स खाने की प्लेट आपकी टेबल तक पहुंचाने के लिए लकड़ी के एक लंबे बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप इन तस्वीरों में देखेंगे, ताकि यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन ना हो। तो भविष्य के, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, देखिए भविष्य के रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर शीशे का एक केबिन हर टेबल के आसपास लगा दिया गया है ताकि सब लोग अलग अलग बैठ सकें, संक्रमण की संभावना ना हो और ये लोग एक दूसरे की टेबल पर संक्रमण ना पहुंचा सकें। और जो वेटर्स भी आएंगे वो भी बहुत दूर से आपको सर्व करेंगे जो भी खाने पीने की चीजें होंगी, और सब वेटर्स ने मास्क लगाया होगा, फेस शील्ड्स लगाई होंगी। कई वैज्ञानिकों ने अगले कुछ वर्षों तक इस महामारी के बने रहने की भविष्यवाणी की है। इतने लंबे समय तक लोगों को लॉकडाउन में बंद करके नहीं रखा जा सकता और इस वायरस से सुरक्षित रहने के लिए हमें ऐसे ही नए आइडियाज की जरूरत पड़ेगी जहां से हम संक्रमण पर काबू पा सकें
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हम कर सकें। इसलिए हो सकता है आपको बाहर जाने की इजाजत तो मिल जाए, लेकिन इसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाना, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना, किसी पार्टी में जाना, सब कुछ बदल जाएगा। पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। इसकी आदत आप अभी से डाल लीजिए, अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार कर लीजिए। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, और जैसे हमने पहले कहा, ये जो अगला 1 साल है, ये पैसे कमाने का साल नहीं है, ये फायदे नुकसान के बारे में सोचने का वर्ष नहीं है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने का वर्ष है। अपनी जान बचाने के बारे में सोचिए और अपने परिवार के बारे में सोचिए, इसके अलावा कुछ मत सोचिए। अगर आप बच गए, आपका परिवार बच गया, तो भविष्य में आप और पैसा कमा सकते हैं, फायदे नुकसान की बातें सोच सकते हैं, बिजनेस प्लान्स बना सकते हैं, वेकेशन पर जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर जिंदा बचे तब। अब हम जिहाद की बात करते हैं। आपको तो पता ही है कि जिहाद का नाम लेने पर आजकल जेल में डाल देने की धमकी दी जाती है। आपको यह भी पता है कि हमने जिहाद पर आपसे बात की, जम्मू से जिहाद पर एक स्टोरी आपको दिखाई, केरल में हमारे खिलाफ नॉन बेलेबल FIR हो गया और धमकी आई पाकिस्तान से। तो आप कनेक्शन समझिए, खबर होती है जम्मू में, FIR होती है केरल में, और धमकी आती है पाकिस्तान से। जम्मू और कश्मीर आप पहले से जानते हैं, वहां आतंकवाद वर्षों से चल रहा है। कश्मीर भी जिहाद का ब्रीडिंग ग्राउंड है, वहां पर भी जिहादी बहुत बड़ी संख्या में अपना बेस बनाकर रखे हुए हैं। वहां क्या विचारधारा है आप सब जानते हैं, इसलिए केरल को चुना गया हमारे खिलाफ FIR करने के लिए। अब बड़ी बात यह है कि जो भी जिहाद जैसे विषय पर बात करे, जो भी एक खास विचारधारा से असहमत होकर बात करे, देश में कुछ खास राज्यों में जाकर उसके खिलाफ FIR हो जाती है, केसेस रजिस्टर कर लिए जाते हैं नॉन बेलेबल सेक्शंस के तहत, और धमकी दी जाती है कि अब जीवन भर पुलिस थानों के, अदालतों के चक्कर लगाते रह जाओगे, अब जीवन भर आपको जिहाद का नाम लिया तो जेल में डाल दिया जाएगा। अलग अलग तरीके से आपको डराया जाता है, सताया जाता है। आप इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं तो पाकिस्तान से कुछ जिहादियों के फोन आ जाते हैं और वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके अभिनंदन वर्धमान के साथ जो कुछ हुआ था आपके साथ भी हो सकता है। वो कहते हैं हमें आपका घर भी पता है, दफ्तर भी पता है, हम सब जानते हैं आप कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। ये सब मानसिक रूप से दबाव डालने के और डराने के तरकीबें हैं। अब बड़ा सवाल यह है, ये अचानक से आइडिया ये सारे ऐसे बुद्धिजीवियों को, ऐसे नेताओं को कहां से आया? आज हमने पता लगा लिया कि ये आइडिया कहां से आया है, इसलिए उस आइडिया का खुलासा करते हैं। जिहाद पर हमने सच बोल दिया, इसका असर दूर दूर तक हुआ। ये सारे लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, ये कहते हैं हमें बोलने की आजादी होनी चाहिए, इन्हें सारी आजादी चाहिए। फिर ये कहते हैं हम आजादी छीन कर ले लेंगे। आपने नारा सुना होगा, छीन कर लेंगे आजादी। अब थोड़ी सी आजादी हमने ले ली तो इन्हें बहुत बुरा लग गया। हमें जरा सी भी आजादी नहीं देना चाहते और अपने लिए सारी आजादी इन्हें चाहिए। और अब इन्हें ऐसी आजादी चाहिए कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसके बारे में ये उसे जेल में डाल देंगे। तो इसका एक नया उदाहरण हम आपको बताते हैं। इस्लाम के नाम पर जहर उगलने वाला इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक ये उपदेश देता है, लेकिन असल में ये अपराधी है और भारत में तो ये घुस भी नहीं सकता, क्योंकि भारत में घुसा तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए भारत से ये भाग गया है। जाकिर नायक का एक वीडियो अभी आया है। इस वीडियो में वो कह रहा है कि अगर कोई गैर मुसलमान इस्लाम के विरोध में कुछ कहता है तो उसे मुस्लिम देशों में आने पर गिरफ्तार कर लिया जाए। जाकिर नायक ने मुस्लिम देशों को, इस्लामिक राष्ट्रों को यह सलाह दी है कि भारत में भी एक ऐसा डेटा तैयार किया जाए भारत के लोगों का, और भारत में भी जो गैर मुसलमान इस्लाम पर उंगली उठाता है उसका एक डेटा बैंक तैयार किया जाए। आप पहले जाकिर नायक का यह बयान सुनिए जिसमें वो बता रहा है कि ऐसे सारे काफिरों का, वो हम जैसे लोगों को काफिर मानते हैं, काफिरों का एक डेटा बैंक बनाया जाए। वो डेटा बैंक में जिन लोगों का नाम होगा, अगर ये सारे लोग किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में गए तो वहां इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद वो ये भी कहता है कि कुछ लोगों के साथ, आप मुट्ठी भर लोगों के साथ ऐसा करके देखिए, उनका हश्र देखकर बाकी सारे के सारे लोग
लाइन पर आ जाएंगे, बाकी सारे के सारे लोग डर जाएंगे। और यही चीज ये अब भारत में कर रहे हैं। पहले आप देखिए क्या कहता है जाकिर नाइक। One of the lawyers from Kuwait has made even a case in the Geneva in the human rights, and he said that anyone who finds any non-Muslim making abusive remark against the Muslim, send it to him, he will put it in the court. Very good, we appreciate it, very good, but I want to give them advice a step further. Besides collecting all the non-Muslims who are speaking against Islam on the social media, though in percentage-wise there may be few, let me tell you, even the non-Muslims who are against Muslims in the Muslim countries, Gulf countries, would not be more than 10%, according to me. And speaking in the media would be just 2 or 3%. So this lawyer said, let's accumulate data bank of all the non-Muslims who are speaking against Islam and see to it they're brought to task. I would like to tell them that go a step further. I would request that you even keep a data bank of non-Muslims in India speaking against Islam. And those which are speaking are mainly the hardcore activists of the BJP government. And most of them, they are rich. And let me tell you that most of the politicians of India, they have their money stored in UAE, in the Gulf country, most of them. And most of them, majority those of the non-Muslims who travel abroad, more than 50% they visit the Gulf country or the Muslim countries. I would suggest to that Kuwait lawyer that even collect the data of all the negative remarks and abusive of all the non-Muslims in India and keep a data bank and store it into the computer. Next time if they come to the Gulf country, whether it be Kuwait, whether it be to Saudi Arabia, whether it be to Dubai, whether it be to Indonesia, in the data bank it should be mentioned, okay, now they have abused the Prophet, which is not permitted by law, and they have abused Islam, bid them to task, have a case against them, arrest them and put them behind bar. And when you do this to 5 or 10 people, believe me, majority of them will stop because they travel to Muslim countries. If not majority, at least 25% will stop. Make it public that we have a data bank, don't reveal the names. अब आपने जाकिर नाइक की बात सुन ली और अंग्रेजी में बोल रहा है ये। इस समय ये मलेशिया में है, भारत छोड़कर ये भाग चुका है, इसीलिए इतना ज्यादा खुलकर इसके बात करने की हिम्मत बढ़ गई। अगर भारत में होता तो अभी जेल में होता ये। लेकिन आपको हम बता दें कि इसका आइडिया क्या है। अंग्रेजी में बोल रहा था लेकिन मैं हिंदी में आपको बता देता हूं। जाकिर नाइक इस्लामिक देशों को, इस्लामिक राष्ट्रों को ये आइडिया दे रहा है, ये सुझाव दे रहा है कि जो भी लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं या इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक बातें कहते हैं या इस्लाम का उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन लोगों का एक डेटा बैंक बनाया जाए, यानी उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। और फिर जब भी ये लोग उन इस्लामिक देशों में जाएंगे, वहां एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि इस्लाम का सम्मान न करने वालों को वहां पर जेल में डाल दिया जाए। यानी जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरे, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है इस्लाम का अपमान करने वालों की लिस्ट में, तो आपको पकड़ लिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर वो ये कह रहा है कि ये लिस्ट भारत में भी बननी चाहिए। भारत में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस्लाम का सम्मान नहीं करते, कौन कौन से गैर मुसलमान हैं, ये बात आपको नोट करनी होगी। वो कह रहा है भारत में कौन से ऐसे गैर मुसलमान हैं जो इस्लाम का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और इस्लाम का सम्मान ये क्या मानते हैं कि आप जिहाद का सम्मान कीजिए, जिहाद के नाम पर ये जो कुछ कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, यहां पर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उस सब का आप सम्मान कीजिए और चुपचाप ये होते हुए देखते रहिए। तो ये चाहता है कि भारत में भी एक ऐसा डेटा तैयार किया जाए और उसके बाद भारत के जो ऐसे लोग हैं, अगर वो कभी किसी मुस्लिम राष्ट्र में चले गए, किसी इस्लामिक राष्ट्र में चले गए, तो वहां उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। अब हमारी चुनौती यह है कि भारत में जितने भी अपने आप को लिबरल कहने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी, डिजाइनर, पत्रकार, जो अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बात करते हैं, कहते हैं बोलने की आजादी होनी चाहिए, जो कहते हैं कि सबको बराबर, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, मेरी चुनौती है खुलकर क्या जाकिर नाइक के इस बयान की आलोचना कर सकते हैं? क्या उनके अंदर ऐसी हिम्मत है? अब हम चाहते हैं कि जितनी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के जो नेता हैं, अब वो सामने आए और बोलें
कि जाकिर नायक को वहां से पकड़कर यहां जेल में डाला जाए, क्योंकि इसने इतना आपत्तिजनक बयान दिया है। अब दूसरी बात इसकी समझिए कि आपने ये देखा होगा कि हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, कोर्ट केसेस किए जा रहे हैं इस बात को लेकर कि वो अपने चैनल पर कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही। उदाहरण के तौर पर हमने अगर जिहाद के बारे में कुछ कह दिया तो केरल में नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज हो गई। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ऐसे ही लोगों के खिलाफ आप कानून का इस्तेमाल कीजिए, मुट्ठी भर लोगों को आप अपना निशाना बना लीजिए और उनके साथ ऐसा बताइए लोगों को, ऐसा बर्ताव करके कि बाकी के सारे लोग अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे, अपने आप डर जाएंगे। और यकीन मानिए मुस्लिम राष्ट्रों ने तो इसकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन हमारे देश के जो अंदर के जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे देश के जो नेता हैं, जो केरल जैसे राज्यों में सरकारें चला रहे हैं, उन्होंने इसका ये आइडिया ले लिया और तुरंत लागू भी कर दिया। इसलिए केरल जैसे राज्यों में यही सब हो रहा है। जी न्यूज के खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो भी इसी का एक तरीका है। पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये बताया जाएगा कि अगर आपने जिहाद का नाम लिया तो हम आपको जेल में डाल देंगे, ताकि कि जो बाकी के जो पत्रकार हैं, बाकी के जो न्यूज चैनल हैं और अखबार हैं वो भी डर जाएं, क्योंकि रोज रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन पत्रकार लगाना चाहेगा। और वैसे भी इस देश में निडर पत्रकारों की संख्या बहुत ही गिनी चुनी है। इसलिए ये जो कुछ हुआ है आपने देखा होगा, ज्यादातर जो बड़े पत्रकार हैं सब चुपचाप बैठे हुए हैं, ज्यादातर न्यूज चैनल्स, अखबार सब चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानते हैं डेटा बैंक तैयार हो रहा है, लिस्ट बन रही है और उस लिस्ट में कोई पत्रकार अपना नाम नहीं देखना चाहता, क्योंकि जाकिर नायक जैसे जो लोग हैं ये बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी सरकारों से जुड़े हुए हैं। अगर आपका ना उस लिस्ट में नाम आ गया, उस डेटा बैंक में आपका नाम आ गया, तो ये आपके सीधे जेल जाने का पासपोर्ट होगा। इसलिए लोग जो पत्रकार हैं अब इस बारे में बात करने से बच रहे हैं। हमारा नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर है, इसलिए कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन जाकिर नायक जैसे लोगों को हम बताना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि देश के 135 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। चाहे वो किसी दूसरे देश में जाकर कानून बना ले, चाहे यहां के देश, इस देश के नेताओं को अपनी टीम में अपने साथ मिला ले, कुछ होने वाला नहीं है। हमारी जैसी रिपोर्टिंग है वैसी ही चलती रहेगी, उसमें जरा भी कमी नहीं आएगी, चाहे ऐसे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। जाकिर नायक भारत छोड़कर भाग चुका है। जांच एजेंसियां उसके खिलाफ देशद्रोह और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों की जांच कर रही हैं, लेकिन जाकिर नायक बिना किसी खौफ के जिहाद के उसी मॉडल पर काम कर रहा है जिस मॉडल को हमने आपके सामने एक्सपोज किया था। जाकिर नायक सॉफ्ट जिहाद का हिस्सा है। उस दिन भी हमने आपको बताया था हार्ड जिहाद होता है जो बंदूक से होता है, खून बहाकर होता है, जैसे कश्मीर में आतंकवादी कर रहे हैं और या केरल के जो आतंकवादी है, जिहादी हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट जिहाद जो होता है वो आपको वैचारिक रूप से मारता है, आपको आपके विचारों को, आपकी विचारधारा को बदल देता है। जाकिर नायक जैसे जो लोग हैं वो अपने उपदेशों के जरिए टीवी पर आकर यही काम करते हैं। जाकिर नायक जैसे लोग भले ही हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हों, लेकिन हमें जिहाद पर हमारी मुहिम को लेकर आप सबका जबरदस्त समर्थन अभी तक मिला है, इसलिए हम डरेंगे बिल्कुल नहीं। मिसाल के तौर पर बेंगलुरु की आज एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इन लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर हमें अपना एक मौन समर्थन भेजा है। इन तमाम लोगों का किसी संगठन से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन्हें इस बात की खुशी है कि जो बात कई वर्षों से कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वो बात कहने की हिम्मत जी न्यूज ने दिखाई है। ये देखिए, ये बेंगलोर से तस्वीरें आई हैं। इस देश का युवा है, ये जाग उठा है और इन युवाओं ने अपनी ये तस्वीरें भेजकर आप सबको एक संदेश देने की कोशिश की है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों से बुजुर्गों के, बच्चों के, सबके संदेश हमारे पास आ रहे हैं। 73 वर्ष के रायपुर से एक बुजुर्ग ने हमें अपना समर्थन दिया है। ये 73 वर्ष के प्रमोद कुमार वर्मा हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, ठीक से बोल भी नहीं पाते, 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हैं। फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, इन्होंने कहा कि मैं जी न्यूज के लिए अपना ये मैसेज रिकॉर्ड करना चाहता हूं, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो। सुनिए क्या कह रहे हैं। जी न्यूज के द्वारा जो जिहाद के बारे में जो बोला जा रहा है
उसका हम समर्थन करते हैं। और जो सुधीर चौधरी को जो FIR हो रही है ये और उसको धमकियां मिल रही है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और हम सुधीर चौधरी के साथ में समर्थन में हैं। तो जब बुजुर्गों का साथ मिल जाए तो फिर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर क्या चिंता है। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, दूसरे देशों, लगातार उनका समर्थन भी हमें मिल रहा है। लोग दूसरे देशों से न जाने कहां से अपने वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं संजीव न्यू जर्सी से। सुधीर चौधरी जी और ऐसे कई अनेक बेबाक पत्रकारों के अगेंस्ट में जो FIR का एक नया चलन देश में शुरू हुआ है, वो वाकई में चिंता का विषय है। पत्रकारिता को हम डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मानते हैं और अगर हम उसी को दबाएंगे तो ये देश और समाज दोनों के लिए बड़ा ही घातक साबित होगा। जिसे हम कह सकते हैं जैसे अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर ये डायरेक्ट अटैक है। Hi, this is Manoj Agarwal. India is a democratic country and it's not a communist country. We support Sudhir Chaudhary. He is a honest journalist and he has shown the truth on Z News channel. He has shown the correct image of the land jihad happening in Jammu Kashmir, and Sudhir Chaudhary doesn't need to worry about any attack. Whole India is with him. Thank you. तो ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। आपको अभी इस लड़ाई में हमारा और बहुत समय तक साथ देना होगा। हम और आप मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और जैसे जैसे हमारे पास और चीजें इसमें आती जाएंगी, समर्थन के संदेश आएंगे, हम आपको सुनाएंगे। हर रोज की बात है ये। अब आखिर में आज का सवाल। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है और आपको यह बताना है कि यह दिन किस महान व्यक्ति की याद में मनाया जाता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। हालांकि जैसा आपने कहा कि जो आदमी है उसको भी अपनी गलती अच्छाई सब पता होती है, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर नहीं होगा कुछ तो कोई भी कोच आपको अच्छा प्लेयर या अच्छा परफॉर्मर आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो मैं ये बार बार कहता हूँ हमारे DSC इसी शो में कि 3 चीज़ें जिंदगी में आवश्यक होती। एक, आपकी नॉलेज, जो आप अपने कॉलेज में सब जगह यहाँ भी आए हुए हैं, आप सीखने के लिए आए हैं, आपके टीचर्स आपको देते हैं। तो नॉलेज कैन बी गेन्ड फ्रॉम थर्ड सोर्सेज। एक्सपीरियंस इज नंबर 2। आप आगे जाके कभी भी कहीं एग्ज़ाम के उसमें जाओगे, अपना इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हो, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। दूसरा पूछेंगे एक्सपीरियंस है कुछ, तो दूसरा एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड। जो आदमी आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है वो अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आदमी ज़्यादा है वो अपना एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन एक तीसरी चीज़ और है जिसकी बड़ी आवश्यकता, विच इज़ अ मस्ट। वो क्या? टैलेंट इज़ अ थर्ड थिंग। टैलेंट की एक परिभाषा, टैलेंट आपके पास जन्म से होता है। टैलेंट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, एक्वायर नहीं किया जा सकता। मेरी इस बारे में बहस हो गई वार्टन स्कूल से, उनके डीन से और से। उन्होंने कहा कि नो, देयर आर कोर्सेज वी गिव, 3 महीने में हम टैलेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हज़ारों डॉलर चार्ज करते हैं उसके। मैंने चैलेंज किया, मैं कहा बताइए, टैलेंट ट्रांसफ़र करके बताइए। नहीं जीत सके। टैलेंट आइदर यू हैव इन यू और यू डोंट हैव इन यू। और ये भी साथ में है कि हर आदमी, हर औरत के पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई टैलेंट ना हो।
तो उस टैलेंट को उभार के लाने वाले को कोच हम कहते हैं। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Coach is who? A person who helps you improve your performance. और दूसरा साथ साथ ये भी कि अच्छा कोच वो है जिसको ये पता है, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, कोच को ये पता है कि जो कुछ भी आपके अंदर स्किल है, ताकत है, हुनर है, कोच ये कभी नहीं कहता कि मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। अच्छा कोच केवल आपके अंदर जो है उसको केवल उभार के बाहर ला के आपको ही दिखाता है, देख भाई तेरे में ये स्किल है, तेरे में ये शक्ति है, तुम ये कर सकते हो। ये कोच सही मायने में। टीचर और कोच में बड़ा अंतर है। टीचर तो आपको बहुत सी बातें जिसका हमको ज्ञान नहीं होता वो भी सिखाता है, वो भी बताता है। कोच केवल आपके अंदर की बात निकाल के आपके सामने रखता है, और कहीं जहां आप थोड़ी गलती करते हैं तो उसमें वो बता देता है आपको। हालांकि जैसा आपने कहा कि जो आदमी है उसको भी अपनी गलती अच्छाई सब पता होती है, लेकिन फिर भी यदि आपके अंदर नहीं होगा कुछ तो कोई भी कोच आपको अच्छा प्लेयर या अच्छा परफॉर्मर, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो मैं ये बार बार कहता हूं हमारे डीएससी इसी शो में कि 3 चीज़ें जिंदगी में आवश्यक होती। एक, आपकी नॉलेज, जो आप अपने कॉलेज में सब जगह यहाँ भी आए हुए हैं, आप सीखने के लिए आए हैं, आपके टीचर्स आपको देते हैं। तो नॉलेज कैन बी गेन्ड फ्रॉम थर्ड सोर्सेज। एक्सपीरियंस इज नंबर 2। आप आगे जाके कभी भी कहीं एग्ज़ाम के उसमें जाओगे, अपना इंटरव्यू देने जाओगे, तो सबसे पहले पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हो, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड। दूसरा पूछेंगे एक्सपीरियंस है कुछ, तो दूसरा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड। जो आदमी आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है वो अपना एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आदमी ज़्यादा है वो अपना एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन एक तीसरी चीज़ और है जिसकी बड़ी आवश्यकता, विच इज़ अ मस्ट। वो क्या? टैलेंट इज़ अ थर्ड थिंग। टैलेंट की एक परिभाषा, टैलेंट आपके पास जन्म से होता है। टैलेंट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, एक्वायर नहीं किया जा सकता। मेरी इस बारे में बहस हो गई वाटन स्कूल से, उनके डीन से और से। उन्होंने कहा कि नो, देयर आर कोर्सेज वी गिव, 3 महीने में हम टैलेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हज़ारों डॉलर चार्ज करते हैं उसके। मैंने चैलेंज किया, मैं कहा बताइए, टैलेंट ट्रांसफ़र करके बताइए। नहीं जीत सके। टैलेंट आइदर यू हैव इन यू और यू डोंट हैव इन यू। और ये भी साथ में है कि हर आदमी हर औरत के पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई टैलेंट ना हो। तो उस टैलेंट को उभार के लाने वाले को कोच हम कहते हैं। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.
coach is who? A person who helps you improve your performance. और दूसरा साथ साथ ये भी कि अच्छा कोच वो है जिसको ये पता है, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, कोच को ये पता है कि जो कुछ भी आपके अंदर स्किल है, ताकत है, हुनर है, कोच ये कभी नहीं कहता कि मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। अच्छा कोच केवल आपके अंदर जो है उसको केवल उभार के बाहर ला के आपको ही दिखाता है, देख भाई तेरे में ये स्किल है, तेरे में ये शक्ति है, तुम ये कर सकते हो। ये कोच सही मायने में। टीचर और कोच में बड़ा अंतर है। टीचर तो आपको बहुत सी बातें जिसका हमको ज्ञान नहीं होता वो भी सिखाता है, वो भी बताता है। कोच केवल आपके अंदर की बात निकाल के आपके सामने रखता है, और कहीं जहां आप थोड़ी गलती करते हैं तो उसमें वो बता देता है आपको। हालांकि जैसा आपने कहा कि और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1820 में मशहूर समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। उन्होंने आधुनिक नर्सिंग की शुरुआत की थी। वर्ष 1853 से वर्ष 1856 के बीच हुए क्राइमियन युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध में ब्रिटिश और उसके मित्र देशों के घायल सैनिकों की देखरेख की थी और कई सैनिकों की जान भी बचाई थी। वर्ष 1860 में उन्होंने प्रोफेशनल नर्सिंग के लिए लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्कूल की स्थापना की थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्सेज डे के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 1965 में आज ही के दिन सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान लूना 5 चांद की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लूना 5 का निर्माण सोवियत संघ के लूना प्रोग्राम के तहत किया गया था। लूना 5 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले दुनिया के पहले स्पेसक्राफ्ट के तौर पर बनाया गया था, लेकिन लैंडिंग से कुछ देर पहले लूना 5 के रॉकेट्स फेल हो गए और ये चंद्रमा की सतह से टकरा गया। 7 सितंबर 2019 को इसरो के चंद्रयान 2 ने भी चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का ऐसा ही प्रयास किया था, लेकिन चंद्रयान 2 भी लूना 5 की तरह सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहा था। टेफ्लॉन कोटिंग बर्तनों के बारे में आपने जरूर सुना होगा और शायद आप में से बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करते भी होंगे। आज के दिन का टेफ्लॉन से भी संबंध है। वर्ष 1994 में आज ही के दिन टेफ्लॉन नामक पदार्थ की खोज करने वाले अमेरिकी रसायन शास्त्री रॉय जे प्लंकेट का निधन हुआ था। उन्होंने वर्ष 1938 में टेफ्लॉन की खोज की, जो नॉन रिएक्टिव होने के साथ साथ न चिपकने वाला यानी नॉन स्टिकी पदार्थ था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के परमाणु हथियारों में लगने वाले वॉल्व और सील्स में होता था। वर्ष 1954 के बाद नॉन स्टिक टेफ्लॉन कोटेड बर्तन भी बनने लगे और अमेरिका में बने पहले टेफ्लॉन कोटेड पैन को वर्ष 1961 में द हैप्पी पैन के नाम से बेचा गया था। और वर्ष 1941 में आज ही के दिन जर्मनी के सिविल इंजीनियर कॉनराड ज़ूसा ने पहला फुली ऑटोमेटिक और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर दुनिया के सामने रखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विकसित किए गए इस कंप्यूटर का नाम Z3 था। इस कंप्यूटर की मदद से गणित के कठिन से कठिन सवाल हल किए जा सकते थे। हालांकि वर्ष 1945 में बर्लिन पर हुए एक हवाई हमले में यह कंप्यूटर नष्ट हो गया था। ज़ूसा को मॉडर्न कंप्यूटर के आविष्कारक के तौर पर भी देखा जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ भी रहिए। और हमेशा याद रखिए, जो आपके वश में है वही सुख है। इसलिए जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता छोड़ दीजिए और जो आपके पास है या जो आपके पास बचा है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। नमस्कार।